नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल की सुरक्षा में हुई चूक की, कांग्रेस के स्थापना दिवस की, जानेंगे उमा भारती के बयान से क्यों बीजेपी में मची खलबली, ओबीसी आरक्षण पर कैसे फंस गई योगी सरकार, बात करेंगे त्रिपुरा में साथ आए लेफ्ट और कांग्रेस की, दलित आदिवासियों के बीच घटती बीजेपी की लोकप्रियता की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोदी राज में बढ़े साइबर अटैक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक साल बाद जेल से रिहा हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख रिहा होते ही बोले, मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में 2.5 घंटे चली उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनआईए के डीजी समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव और मायावती ने बनाई दूरी, बोले हमें नहीं मिला यात्रा में शामिल होने का न्योता। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 17 अंक की गिरावट के साथ 60,910 पर हुआ बंद, निफ्टी 10 अंक की गिरावट के साथ 18,122 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं और खास तौर पर इस समय कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी का टी शर्ट में घूमना सभी को हैरान कर रहा है और लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहा है, जिस पर आज राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि अभी टी शर्ट ही चल रही है, जब काम नहीं करेगी तो कुछ और देखेंगे। वजह कोई भी हो, राहुल इन दिनों छाए हुए हैं, जिससे विरोधियों की चिंता बढ़ रही है। इसके साथ ही चिंता कांग्रेस की भी बढ़ रही है, राहुल गांधी की सुरक्षा की। ऐसे में आज कांग्रेस ने अमित शाह को पत्र लिखा है, तो कांग्रेस ने शाह से की है क्या मांग, देखिए ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को एक अलग पहचान दे रही है। जनता के बीच राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से जहां कांग्रेस उत्साहित है और मजबूत हो रही है, तो वहीं विरोधियों को यात्रा की ये सफलता पच नहीं रही है। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि विरोधी राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आज बड़ा कदम उठाया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। ये पत्र राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर लिखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री को ये पत्र महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिखा है, जिसमें राहुल गांधी की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इस पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में कई जगहों पर राहुल की सुरक्षा में लापरवाही हुई, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। अब कांग्रेस की तरफ से पत्र तो लिख दिया गया है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का चिंता करना जायज है, क्योंकि इससे पहले अज्ञात व्यक्ति की तरफ से राहुल गांधी को धमकी भी दी गई थी। बता दें कि यात्रा के इंदौर पहुंचने से पहले इंदौर के एक होटल पर सनसनीखेज लेटर पहुंचा था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खालसा कॉलेज में होने वाली सभा पर हमले की धमकी दी गई थी। इसी के साथ पूरे इंदौर को बम विस्फोट से दहला देने की धमकी भी दी गई थी। वहीं इसके बाद अब दिल्ली में भी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई, जिससे कांग्रेस का चिंता करना लाजमी है, जिसके चलते कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। अब देखना होगा कि गृह मंत्रालय इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। कांग्रेस को राहुल की सुरक्षा की चिंता है। पार्टी का दावा है कि दिल्ली में राहुल की सुरक्षा में चूक हुई। अब कांग्रेस की मांग पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की बढ़ती मजबूती ने ही राहुल के लिए खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर काम कर रही है और नफरत की राजनीति को बेअसर कर रही है। इसलिए कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी विचारधारा के साथ आज भी आगे बढ़ रही है। आज कांग्रेस की स्थापना हुए 136 साल पूरे हो गए। ऐसे में पार्टी ने आज 137वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज 138वां स्थापना दिवस है, जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में श्रीमती सोनिया गांधी सहित कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसमूह को संबोधित किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी स्थापना दिवस पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मुझे गर्व है, मैं ऐसे संगठन का हिस्सा हूं जिसने हर परिस्थिति में सत्य, अहिंसा और संघर्ष का रास्ता चुना और हर कदम हमेशा लोकहित में उठाया। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी ट्वीट करते हुए कांग्रेस के इतिहास पर नजर डाली। उन्होंने लिखा, आज से 137 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय के बॉम्बे में हुई थी। दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी के नागपुर में सर्वोच्च कमान संभालने के बाद से इसकी सामग्री, रचना, चरित्र और अभियान में अमूल चूल परिवर्तन होने के बावजूद आज के दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा भारत के लोगों की भलाई और प्रगति के लिए काम किया है। हम भारत के संविधान में निहित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों में गारंटीकृत अवसर की समानता में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय के अलावा जयपुर में भी स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को जिस धूमधाम के साथ मनाया, उससे कांग्रेस ने बता दिया कि उसका दबदबा अभी भी कायम है और कोई भी ताकत कांग्रेस को कमजोर और खत्म नहीं कर सकती। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित पार्टी के तमाम दिग्गज शामिल हुए। इधर कांग्रेस मजबूत हो रही है, उधर बीजेपी अंदर से खोखली हो रही है, क्योंकि अब पार्टी के दिग्गज नेता ही उससे दूरी बना रहे हैं और पार्टी को वोट ना देने की सलाह दे रहे हैं। तो किसने बीजेपी से बनाई दूरी और क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का वीडियो इस समय एमपी सहित पूरे देश में वायरल हो रहा है। लोधी समाज के कार्यक्रम में पहुंची उमा भारती मंच से ही अपनी पार्टी की नीतियों पर निशाना साधते दिख रही हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती ने कहा कि मैं कभी नहीं कहती कि लोधियों तुम भाजपा को वोट करो, मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। मैं आपसे नहीं कहती कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहो। मैं आऊंगी, उम्मीदवार के पक्ष में बोलूंगी, वोट मांगूंगी, लेकिन आपको उसी उम्मीदवार को वोट देना है जिसने आपका सम्मान रखा हो, जिसने आपको उचित स्थान दिया हो। उमा भारती का जन्म लोधी परिवार में हुआ है। बाद में वो सन्यासी बन गई, लेकिन लोधियों में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। 2 बार बीजेपी छोड़ने पर उमा ने कहा कि मैंने बीजेपी नहीं छोड़ी थी, बल्कि पार्टी से निकाला गया था और इसकी रणनीति पहले ही बना ली गई थी कि इससे सरकार बनवा लो, फिर इसको निकाल दो, क्योंकि बीजेपी के किसी दूसरे नेता की वो हैसियत नहीं थी कि वो दिग्विजय सिंह की सरकार से टक्कर ले पाए। उस समय बीजेपी के सभी नेता दिग्विजय सिंह के पैर छूते थे, पांव छूते हुए उनके फोटो छपते थे। मैं एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो गांव से आई और महल के राजा को धूल चटा दी। आज बीजेपी वाले मेरे फोटो भी नहीं लगाते, दिखाते भी नहीं है, लेकिन चुनाव आएंगे तो जरूर मेरा फोटो लेकर आए। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का भी यही हाल है। उनकी फोटो भी चुनाव के समय याद आती है। उमा ने कहा कि आपको मैं खुलकर बोल रही हूं, मैं आपको गिरवी नहीं रख सकती। मेरी सभा के बाद आपको पट्टे में लिख दिया गया है, ये मैं नहीं कर सकती। मैंने आपकी रजिस्ट्री नहीं की है। आपको जीतने की रणनीति में रहना है कि हमारा स्थान, सम्मान, पूछ परख कितनी है, हमारी सीटें कितनी हैं। उमा के तेवरों से मध्य प्रदेश बीजेपी में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती के बयान ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। अब इस पर पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हड़कंप तो यूपी में भी मचा हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जिस पर योगी सरकार बुरी तरह घिर गई है। तो कैसे घिरी योगी सरकार, देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फरमान के बाद यूपी सरकार आरक्षण के चक्कर में फंस गई है। सोमवार को कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। ऐसे में सरकार मंझधार में फंस गई है। जानकारों की माने तो बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे उसके हाथ से बड़ा वोट बैंक निकल सकता है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। सरकार के पास अब सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं। पहला ये कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जहां से हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे ले। दूसरा ये कि हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए कमेटी बनाए। कमेटी बनती है तो चुनाव होने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, जबकि हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर अब पेच फंस गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने का आदेश दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 762 नगरीय निकायों में चुनाव होने थे। इन नगरीय निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 के बीच खत्म होना है। इन निकायों ने ओबीसी कोटे का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई, कोर्ट उस पर सहमत नहीं है, यानी योगी सरकार की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई। इधर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या कमेटी का गठन करती है। विपक्षी नहीं, बीजेपी के अंदर से भी अब सीएम योगी के खिलाफ आवाज उठ रही है। आवाज तो त्रिपुरा में भी उठना शुरू हो गई है बीजेपी सरकार के खिलाफ। अब सभी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस और वाम दलों ने चुनाव आयोग से संयुक्त अपील की है। तो क्या है उस संयुक्त अपील में, जानेंगे रिपोर्ट में। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव ने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है।
सभी दलों की नजरें राज्य की सत्ता पर हैं और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की है और अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी विपक्षी दलों ने साथ आने का मन बना लिया है और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावी गठबंधन की संभावना के बीच 5 वाम दलों और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से लोगों से राजनीतिक पहचान, धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि भाजपा के इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाओ और इस काले शासन को खत्म करे। सीपीएम के त्रिपुरा राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी, सीपीआई आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई एमएलए और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिंह सिन्हा ने संयुक्त अपील पर हस्ताक्षर कर चुनाव आयोग से चुनाव कराने के लिए सक्रिय कदम उठाने की मांग की है। अपील में कहा गया है कि आयोग को स्वस्थ लोकतांत्रिक वातावरण में और निर्वाचकों के स्वतंत्र और निडर होकर मतदान करने के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। 2018 में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के गठन के बाद से त्रिपुरा में एक अकल्पनीय, असामान्य रूप से अराजक शासन चल रहा है। इसके अलावा 6 दलों की संयुक्त अपील में कहा गया है कि राज्य में आतंकी गतिविधियां, लूटपाट और जबरन वसूली जैसी घटनाएं आम और दैनिक हैं। जिन साधनों के आधार पर लोगों की रोजी रोटी चलती है, उनके स्रोत नष्ट हो रहे हैं, जबकि लोगों को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल कर दूसरे स्थानों या अन्य राज्यों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोनों पार्टियों ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए राजनीतिक और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर सभी को आगे आने का आह्वान किया है। अब इस अपील ने साफ कर दिया है कि त्रिपुरा में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो रहा है। संयुक्त अपील के बाद दावा किया जा रहा है कि त्रिपुरा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो त्रिपुरा में सत्ताधारी बीजेपी की स्थिति कमजोर हो जाएगी। वैसे आने वाले चुनावों में बीजेपी की स्थिति पहले ही कमजोर है, क्योंकि दलित आदिवासी अब बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। 10 महीने बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इन राज्यों में आदिवासी और दलित आबादी बड़ी संख्या में है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस वर्ग को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता कांग्रेस के हिस्से में जाती दिखाई दे रही है। 2023 और 2018 के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ चढ़ रहा है तो बीजेपी नीचे जा रहा है। 3 राज्यों में SC/ST के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 180 है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से 77% यानी 139 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। 2018 में यह संख्या 33% यानी 60 रह गई, जबकि कांग्रेस को 2013 में 23% सीट मिली थी। सीटों में देखें तो ये 41 के करीब होता है, जो 2018 में बढ़कर 62% यानी 111 हो गई। तीनों राज्यों को देखें तो मध्य प्रदेश ST की आबादी 21%, जबकि SC की आबादी 16% है। ST के लिए 47 और SC के लिए 35 सीट रिजर्व हैं। 2013 में मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, जिसमें ST के लिए 47 और SC के लिए 35 सीट रिजर्व हैं। अगर 2013 परिणामों की बात करें, बीजेपी के कोटे में 47 में से 31 सीटें आई थी और 2018 में बीजेपी के कोटे में 47 में से 22 सीटें आई थी। वहीं अगर बात करें SC की, 2013 में 35 में से 16 सीटें आई थी और 2018 में 35 में से मात्र 11 सीटें बीजेपी के कोटे में आई थी। इसके अलावा बात कांग्रेस की जाए तो 2013 में कांग्रेस के खाते में 47 में से 10 सीटें आई थी और 2018 में 47 में से 2 सीटें आई थी, जबकि SC के लिए रिजर्व 35 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2013 में 29 और 2018 में 11 सीटें आई थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 31% अनुसूचित जनजाति और 13% अनुसूचित जाति की आबादी है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में ST के लिए 29 और SC के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2013 में 29 में से 8 और 2018 में 29 में से 4 सीटें आई थी। वहीं अगर SC कोटे की बात की जाए तो 10 रिजर्व सीटों में से 2013 में बीजेपी के खाते में 9 और 2018 में बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई थी। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 2013 में ST के लिए रिजर्व 29 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 18 और 2018 में 29 में से 24 सीटें आई थी। इसके अलावा वहीं अगर SC के लिए रिजर्व 10 सीटों की बात की जाए तो 2013 में कांग्रेस के खाते में 1 और 2018 में कांग्रेस के खाते में 10 में से 6 सीटें आई थी। जबकि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। यहाँ ST के लिए 25 और SC के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2013 में 25 में से 17 और 2018 में 25 में से 10 सीटें आई थी। और वहीं SC के लिए रिजर्व 34 सीटों की बात करें तो 2013 में बीजेपी के खाते में 32 सीटें आई थी और 2018 में ये सीटें 11 रह गई थी। कांग्रेस की बात करें तो 2013 में 25 रिजर्व सीटों में से कांग्रेस के खाते में 7 और 2018 में
25 में से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। इसके अलावा अगर बात करें एससी के लिए रिजर्व 34 सीटों की, तो इसमें 2013 में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। वहीं 2018 में ये संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। साफ है कि कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और उससे भी ज्यादा तेजी से बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोदी राज में बढ़े साइबर अटैक की। देश में पिछले कुछ समय से साइबर अटैक के मामले बढ़ गए हैं, जिससे विपक्ष भी सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। जहां अभी तक एम्स पर हुए साइबर अटैक का मामला पूरी तरह सुलझा भी नहीं है कि अब हैकर्स के निशाने पर एक और संस्था आ गई है। तो अब कौन बना हैकर्स का निशाना, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार का कहना है कि देश को डिजिटल बनाना है, लेकिन देश डिजिटली जितना मजबूत हो रहा है उतना ही साइबर अटैक का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों एम्स पर हुए साइबर अटैक के हमले ने सभी को हैरान कर दिया था, तो अब ऐसा ही हमला भारतीय रेलवे पर हुआ है। एम्स के बाद ऑनलाइन सेंधमारों ने अब रेलवे की वेबसाइट पर अटैक किया है। भारतीय रेलवे के करीब 3 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक हो गया। फिलहाल हैकर की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन 27 दिसंबर को पता चला है कि एक हैकर फोरम पर इन यूजर्स का डाटा बेचा जा रहा है। डेटा बेचने वालों ने शैडो हैकर के नाम से फोरम पर जानकारियां डाली हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हैकर के इस दावे में यूजर का नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, पता, शहर, भाषा सहित कई व्यक्तिगत जानकारियां शामिल हैं। हैकर ने यह भी दावा किया है कि इसमें कई सरकारी ईमेल आईडी भी शामिल हैं, जिसे ऑनलाइन बिक्री के लिए रखा गया है। सिक्योरिटी रिसर्चर अभी तक डेटा की सत्यता या इसे हासिल करने के तरीकों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लीक हुए डेटा में 2 तरह की जानकारियां शामिल हैं, एक तो यूजर का डेटा है और दूसरा टिकट बुकिंग का डेटा। आपको बता दें कि शैडो हैकर $400 करीब 35,000 रुपए में डाटा की 5 कॉपियां बेचने का ऑफर दे रहा है, जबकि अगर कोई एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहता है तो उसे $1,500 यानी करीब 1,25,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, डेटा के साथ कुछ खास जानकारियां शेयर करने की एवज में हैकर ने $2,000 यानी करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए मांगे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।